विद्यार्थियों, भाटिया आश्रम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने उपस्थित हूं उपनयन श्रृंखला के तीसरे वीडियो के साथ, जिसमें इतिहास खंड के प्रश्न संख्या 31 से लेकर 45 तक हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न संख्या 31। मेगास्थनीज कौन था और इसने कौन सी पुस्तक लिखी जिसमें भारत का वर्णन मिलता है? कौन सी पुस्तक लिखी जिसमें भारत का वर्णन मिलता है? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी जिसमें भारत से संबंधित वर्णन हमें मिलता है। यही मेगास्थनीज जो है पहले अराकोशिया के क्षत्रप के दरबार में था। अराकोशिया के क्षत्रप के दरबार में था। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा और इसकी पुस्तक इंडिका मौर्यकालीन इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। हम बात कर रहे हैं मेगास्थनीज की जो पुस्तक है उसके बारे में, और इसमें पाटलिपुत्र का वर्णन किया गया है। पाटलिपुत्र नगर का वर्णन किया गया है जो गंगा व सोन नदी के किनारे, और पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर इसे बताया गया है। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर। बड़ा नगर इसे मेगास्थनीज के द्वारा बताए गए। इसके अलावा यहाँ के प्रसादों की भव्यता का वर्णन भी किया है। भव्यता और सुंदरता का वर्णन भी मेगास्थनीज के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था? अशोक के द्वारा, मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा किस युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया? कलिंग युद्ध। और यह युद्ध 261 ईस्वी पूर्व हुआ था। 261 ईस्वी पूर्व अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया और 13वें बृहत शिलालेख में इस युद्ध का वर्णन मिलता है। प्रश्न पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में, अशोक के किस शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है? कलिंग की राजधानी थी तोसली, और हाथीगुम्फा अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि उस समय कलिंग का जो राजा है वो नंदराज था। ये इसका वर्णन मिलता है। वैसे हम देखते हैं कि अशोक 273 ईस्वी पूर्व शासक बनता है। और 4 वर्ष बाद में 269 ईस्वी पूर्व विधिवत राज्याभिषेक अशोक का होता है। तो प्रश्न भी यही पूछा जाता है कि अशोक का विधिवत राज्याभिषेक कब होता है? और इसके 8वें वर्ष यानी कि 261 ईस्वी पूर्व कलिंग का युद्ध होता है। और कलिंग युद्ध की यदि हम बात करें तो इसके बाद में कलिंग पर अधिकार कर लिया, और कलिंग का जो प्रशासनिक जो विभाजन है 2 केंद्रों के रूप में, उत्तरी केंद्र और दक्षिणी केंद्र, उत्तरी और दक्षिणी, इस प्रकार से कर दिया गया। उत्तरी केंद्र की जो राजधानी थी वो तोसली, और दक्षिणी केंद्र की जोगढ़। इसके अलावा हम देखते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद में भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति अशोक के द्वारा अपनाई गई थी। भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति इस युद्ध के बाद में अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल कब से कब तक चला और 5 प्रमुख गुप्त शासकों के नाम लिखिए। गुप्त काल कब से कब तक रहा और 5 जो प्रमुख गुप्त शासक हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो 319 से लेकर 467 ईस्वी तक गुप्त काल, और प्रथम महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त
अगला है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य की उपाधि, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। और गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक माना जाता है श्रीगुप्त, श्रीगुप्त को। प्रारंभ में गुप्त कुषाणों के सामंत थे। गुप्त जो है कुषाणों के सामंत थे और इनका मूल स्थान तथा राजधानी पाटलिपुत्र था और संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। गुप्त के बारे में यदि हम बात करें तो अभिलेखों के माध्यम से जानकारी के यदि स्रोत गुप्त साम्राज्य की अभिलेख, दूसरा है सिक्के, स्मारक, इसके अलावा स्मारक, विदेशी यात्री, ये प्रमुख थे। अभिलेखों में यदि हम बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, जूनागढ़ अभिलेख, इसके अलावा भीतरी अभिलेख जो स्कंदगुप्त से संबंधित है, भीतरी अभिलेख, भीतरी अभिलेख। सिक्कों की यदि हम बात करें तो सोने के जो सिक्के थे उन्हें दिनार कहा जाता था। सोने के सिक्के दिनार, इसके अलावा गरुड़ आकार की जो सिक्के चलाए गए और धनुर्धर आकार के सिक्के समुद्रगुप्त के द्वारा चलाए गए। तो ये बहुत सारे सिक्के मिलते हैं। दिनार जो है स्वर्ण, सोने का जो सिक्का था उसे दिनार कहा जाता था। इसके बाद हम देखते हैं कि स्मारक, कौन कौन से स्मारक थे। मुख्यतः जैसे मंदिरों की यदि हम बात करें तो मंदिर निर्माण जो है सबसे पहले गुप्त काल में प्रारंभ होता है और सबसे जो पहला शिखर युक्त मंदिर है देवगढ़ का, देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये कुछ महत्वपूर्ण मंदिर है जो गुप्त काल में हमें देखने को मिलते हैं। विदेशी यात्रियों की यदि हम बात करें तो फायान का वर्णन, फायान का जो यात्रा वृत्तांत है, फायान चीनी यात्री, फायान जो चंद्रगुप्त सेकंड के समय भारत आता है। चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य सेकंड के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में भारत आता है। इसके अलावा साहित्यिक स्रोतों की यदि हम बात करें तो कालिदास के नाटक, कालिदास के जो नाटक है उनसे भी गुप्त समाज और विभिन्न जो जानकारियां हमें मिलती है। कालिदास के नाटक है देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त द्वारा रचित, और मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम जो शूद्रक के द्वारा जिसकी रचना की गई। और इसकी रचना की गई शूद्रक के द्वारा। तो ये महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो गुप्त काल को जानने में हमें महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हर्षवर्धन का कार्यकाल लिखे और हर्षवर्धन के साथ भारत आने वाले चीनी यात्री का नाम लिखिए। हर्षवर्धन के साथ भारत आने वाले चीनी यात्री के बारे में पूछा गया है। 606 से लेकर 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का कार्यकाल और हेनसांग इसके समय भारत आता है। हेनसांग और हर्ष के समय चीनी यात्री हेनसांग 629 ईस्वी में भारत आता है और इसका जो यात्रा वृत्तांत है वो सी युकी के नाम से प्रसिद्ध है। सी युकी के नाम से प्रसिद्ध है। और हम बात करें तो उत्तरी मध्य एशिया के मार्ग से ये भारत आता है। उत्तरी मध्य एशिया से होता हुआ ये हिंदुकुश पर्वत, हिंदुकुश पर्वत को पार करके और भारत में जो कपिसा राज्य में सबसे पहले आता है।
भारत में सबसे पहले कपिसा राज्य में पहुंचता है और 637 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय, 637 ईस्वी में ये नालंदा विश्वविद्यालय जाता है और योग शास्त्र का अध्ययन करता है। योग शास्त्र का अध्ययन हेनसांग वहां करता है। इसके अलावा कन्नौज की धर्मसभा और प्रयाग के छठे महामोक्ष परिषद में भी हिस्सा लेता है। कन्नौज धर्मसभा तथा प्रयाग में छठे महामोक्ष परिषद में भी हिस्सा लेता है। तो हेनसांग से संबंधित हमने बात की। इसके अलावा राजस्थान में भी हम देखते हैं कि भीनमाल में हेनसांग आता है। भीनमाल तो ये प्रश्न भी राजस्थान के इतिहास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में किस स्थान पर आता है। तो ये हर्षवर्धन और उसके समय चीनी यात्री के बारे में हमने देखा। कन्नौज का शासक बनने से पहले हर्ष मूल रूप से वर्तमान हरियाणा में किस स्थान का शासक था? कि हर्ष कन्नौज का शासक बनने से पहले मूल रूप से किस स्थान का शासक था? थानेश्वर का। और हर्ष जो है पुष्य भूति वंश का, जिसकी राजधानी थी थानेश्वर। और हर्ष ने संस्कृत में 3 नाटक लिखे हैं। हर्षवर्धन ने नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली के नाम से 3 नाटक हर्ष के द्वारा लिखे गए हैं। तो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद यदि हम बात करें तो थानेश्वर में, गुप्तों के पतन के बाद में थानेश्वर में वर्धन वंश या इसे पुष्य भूति वंश भी कहा जाता है। और इसी वंश के एक महत्वपूर्ण शासक प्रभाकर वर्धन, जिनके 2 पुत्र और एक पुत्री, राज्यवर्धन हर्ष के बड़े भाई, हर्षवर्धन, और एक हर्ष की बहन राज्यश्री। और राज्यश्री का जो विवाह है वो कन्नौज के मोखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ होता है। ग्रहवर्मा कन्नौज के मोखरी वंश में राज्यश्री का विवाह होता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हर्ष और हर्षवर्धन के जो वंश से संबंधित, इनके परिवार से संबंधित भाई, पिता और बहन के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हमने देखा। अगला प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता का नाम लिखिए। प्रयाग प्रशस्ति थोड़ी देर पहले हमने देखा कि गुप्त साम्राज्य को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसकी रचना हरिसेन के द्वारा की गई। और इसमें समुद्रगुप्त की विजय अभियानों का वर्णन किया गया है। समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन किया गया है। समुद्रगुप्त को इसमें कविराज कहा गया है। कविराज कहा गया है। और बात करें हम हरिसेन की, तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में संधि विग्रह सचिव के रूप में थे। संधि विग्रह सचिव के रूप में, और यह संस्कृत भाषा में है। यदि हम प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो संस्कृत भाषा और चंपू शैली, जो गद्य और पद्य का मिश्रित रूप है। मिश्रित शैली भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को धरणीबंध भी कहा जाता है।
बंध। धरनी बंध भी कहा जाता है, अर्थात पृथ्वी को, संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला। संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला भी कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियां समुद्रगुप्त और प्रयाग प्रशस्ति के बारे में कि कौन कौन सी बातें उसमें लिखी गई। कविराज, इसके अलावा समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन, संधि विग्रह सचिव के रूप में गद्य पद्य की मिश्रित शैली जो है चंपू शैली, और संस्कृत भाषा के में है ये, और धरनीबंध भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को धरनीबंध भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है मध्यकालीन भारत से है। मोहम्मद बिन कासिम के ने किस सन भारत पर आक्रमण किया था और सिंध के किस शासक को पराजित किया था? ये अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 37 की मोहम्मद बिन कासिम, मध्यकालीन भारत से ये प्रश्न है कि किस सन में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया और सिंध के किस शासक को पराजित किया? तो 712 ईस्वी में, और सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया था। 712 में अरब सेना ने रावर के युद्ध में दाहिर को हराकर हत्या कर दी, और चचनामा नामक ग्रंथ में ये सिंध का इतिहास हमें मिलता है, और सिंध पर आक्रमण करने का उल्लेख भी वहां से हमें मिलता है। और भारत में जो सबसे पहले जो जजिया लगाया गया वो सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने के द्वारा सबसे पहले सिंध पर जजिया लगाया गया। सिंध पर जजिया कर लगाया गया था। और इस युद्ध का तात्कालिक कारण यदि हम देखें तो ये देखिए लोकेशन, कि उस समय समुद्री लुटेरों के द्वारा जहाज को, ये जो सिंध के आसपास देवल बंदरगाह के आसपास जो श्रीलंका जहाज जा रहा था, उस जहाज को लूट लिया, और लुटेरों से संबंधित सामग्री लेने के लिए और लुटेरों को पकड़ने के लिए जब दाहिर को कहा गया तो दाहिर ने इसमें असमर्थता व्यक्त की, और कालांतर में मोहम्मद बिन कासिम ने जब इस पर आक्रमण कर लिया और इसे पराजित किया। तो तात्कालिक कारण यही था कि देवल बंदरगाह के आसपास समुद्री लुटेरों के द्वारा जहाज को लूट लेना, समुद्री जहाज को लूट लेना, ये प्रमुख कारण था। तराइन का युद्ध कब और किन के मध्य हुआ, और इन युद्धों के परिणाम भी लिखिए। तराइन के युद्ध कब और किन के मध्य हुए और इन युद्धों का परिणाम भी लिखिए। 2 युद्ध हुए तराइन के, और 1191 और 1192 ईस्वी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा अजमेर के चौहान वंश से संबंधित, और प्रथम युद्ध में गोरी की पराजय हुई और द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय पराजित हुए। और इस संघर्ष की शुरुआत तबर हिंद पर अधिकार को लेकर इस संघर्ष प्रारंभ हुआ। और तराइन का जो दूसरा युद्ध है भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध था, और इस युद्ध के बाद उत्तरी भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना हो गई थी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी इन युद्धों के बारे में, तराइन के युद्ध के बारे में। बाकी हम राजस्थान के इतिहास में भी इसको अच्छे से देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का काल लिखिए और दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले सभी 5 राजवंशों के नाम लिखिए, सभी 5 राजवंशों के नाम। और दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक, और कालांतर में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है 1526 में पानीपत के युद्ध के बाद में। तो यहाँ जो 5 राजवंश है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये 5 महत्वपूर्ण राजवंश जिन्होंने
अलग अलग समय पे शासन किया। 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश, और गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। इसके बाद हम देखते हैं कि खिलजी वंश, और खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा 1290 में स्थापना और 96 ईस्वी तक शासन, 90 से लेकर 1296 ईस्वी। तीसरा है तुगलक वंश, 1320 से लेकर 1414, गयासुद्दीन तुगलक। तेरह सौ 20 से लेकर 1325 ईस्वी तक शासन। उसके बाद में है सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक। और खिज्र खां 1414 से लेकर 21 ईस्वी तक इस संस्थापक ने शासन किया था। और अगला जो है लोधी वंश, और लोधी वंश की बहलोल लोधी 1451 में स्थापना करता है, और 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक। 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक। और इस वंश का जो अंतिम शासक था लोधी वंश का, वो था इब्राहिम लोधी, 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक। और पानीपत के प्रथम युद्ध में कालांतर में अंतिम जो शासक है इब्राहिम लोधी, जिसे पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत फर्स्ट में बाबर पराजित करता है और मुगल वंश की स्थापना करता है। मुगल वंश की स्थापना करता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियां दिल्ली सल्तनत के विभिन्न जो कालक्रम और उस पर शासन करने वाले महत्वपूर्ण राजवंशों से संबंधित। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका का नाम लिखिए। और इसका कार्यकाल से संबंधित यदि हम बात करें तो कार्यकाल है 1236 से लेकर 1240 ईस्वी। 1236 से लेकर 1240 ईस्वी। और ये शासिका है रजिया सुल्तान, एकमात्र महिला शासिका दिल्ली की, दिल्ली सल्तनत की पहली शासिका जो जन समर्थन के द्वारा शासक बनी थी या शासिका बनी थी। पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों के समान कुबा और कुलाह टोपी पहनकर दरबार में इसने आना प्रारंभ किया था। दरबार में आना प्रारंभ किया था। इल्तुतमिश की पुत्री, इल्तुतमिश की पुत्री। और ग्वालियर विजय के बाद में इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान के नाम के यानी कि सिक्के प्रचलित करवाए थे। सिक्कों पर रजिया का नाम अंकित करवाया था। ग्वालियर विजय के बाद में सिक्कों पर रजिया का नाम इल्तुतमिश के द्वारा अंकित करवाया गया था। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक शासन करता है। और प्रथम तुर्क शासक, दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था ये, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि यह मलिक और सिपह सालार की उपाधि धारण की थी। और इसकी उदारता और दानशीलता के कारण इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। उदारता और दानशीलता के कारण इसको लाख बख्श भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन को भारत में
तुर्की राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी कुतुबुद्दीन को कहा जाता है। तुर्की राज्य का संस्थापक भी इसे कहा जाता है। और अजमेर के पास विग्रहराज चतुर्थ द्वारा जो संस्कृत पाठशाला जो बनाई गई थी उसे तुड़वाकर 2.5 दिन के झोंपड़े के नाम से मस्जिद में उसे कन्वर्ट किया था। संस्कृत विद्यालय को कि इसकी मस्जिद में बदल दिया। 2.5 दिन का झोंपड़ा इस मस्जिद में इसे कन्वर्ट कर दिया था। विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा संस्कृत विद्यालय की जो स्थापना की गई उसे मस्जिद में परिवर्तित कर दिया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के उस शासक का नाम लिखिए जिसने सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया और मंगोलों का सफलतापूर्वक दमन किया था। उसका राजत्व सिद्धांत प्रसिद्ध था। तो हम इतनी बात करते हैं, हमें बलबन जो है उसका नाम हमारे दिमाग में आता है कि बलबन 1265 से लेकर 87 तक ये इल्बरी तुर्क था। इल्बरी तुर्क था और इसने राजत्व सिद्धांत तथा लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। और बलबन ने जो इल्तुतमिश ने जिसे तुर्कान चेहलगानी या चालीसा दल का जो गठन किया था उस तुर्कान चेहलगानी का दमन बलबन के द्वारा कर दिया गया और खुद को ईरान के अफरासियाब वंश का वंशज घोषित किया था। ईरान का अफरासियाब वंश से खुद को संबंधित किया था और जो शासन जो है वो ईरानी पद्धति पर लागू किया। ईरानी पद्धति या फारसी पद्धति पर इसे शासन को लागू किया था। दीवान अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना इसके द्वारा की गई थी। दीवान अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना बलबन के द्वारा की गई। इसके अलावा 1279 में 1279 में ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई और ये इक्तेदारों पर नियंत्रण रखता था और उनकी आय का लेखा जोखा या उनकी आय को ध्यान में रखता था या आकलन करता था। ख्वाजा नामक अधिकारी इक्तेदारों पर नियंत्रण का कार्य तथा उनकी आय का आकलन। आय का आकलन करता था। तो ये बलबन से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट कि इल्बरी तुर्क था, राजत्व सिद्धांत, लौह व रक्त की नीति को अपनाया और तुर्कान चेहलगानी या चालीसा दल का दमन कर दिया। ईरान के अफरासियाब वंश से खुद को घोषित किया। शासन में ईरानी या फारसी पद्धति को लेके आया और ख्वाजा नामक अधिकारी को नियुक्त किया और ये इक्तेदारों पर नियंत्रण रखता था, आय का आकलन करता था और दीवान अर्ज नामक सैनिक विभाग की स्थापना बलबन के द्वारा की गई थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि दरबार में अनुशासन से संबंधित काफी कुछ कार्य बलबन के द्वारा किया गया था। बाजार व्यवस्था के संस्थापक और दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 ईस्वी ने राजस्थान के किन 4 शासकों को पराजित किया था, उनके नाम लिखिए।
राजस्थान के 4 शासकों को पराजित किया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रणथंभौर 1301 ईस्वी, रणथंभौर 1301 ईस्वी। और यहां जो शासक थे हमीरदेव चौहान, और यहां जो विद्रोह या जो विश्वासघात किया गया रणमल और रतिपाल के द्वारा। रणमल व रतिपाल के द्वारा विश्वासघात। अमीर खुसरो वर्णन करता है इसका। अमीर खुसरो इस युद्ध का वर्णन करता है और तारीखे अलाई नामक पुस्तक में। तारीखे अलाई नामक पुस्तक में वर्णन करता है। अगला है चित्तौड़ 1303 ईस्वी, और यहां रावल रतन सिंह और रानी पद्मिनी का जौहर, रानी पद्मिनी जौहर करते हैं। और यहाँ के जो शासक है रावल रतन सिंह, गोरा व बादल का बलिदान, गोरा और बादल का बलिदान यहां प्रमुख है। इसके अलावा हम बात करते हैं सिवाना 1308 ईस्वी में, और यहां के शासक थे सातरदे। हम देखते हैं कि चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया गया। खिजर खां अपने बेटे के नाम पर खिजराबाद चित्तौड़ का नाम रख दिया। सिवाना की बात करें तो यहाँ के शासक सातलदे यहाँ के शासक, और सिवाना को जालोर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। जालोर का प्रवेश द्वार कहा जाता है सिवाना को, और सिवाना का जो नाम खेराबाद रख दिया गया। अगला 1311 ईस्वी में जालोर, और जालोर में शासक थे काहनरदे, और जालोर को जीतकर जालोर का नाम रखा गया जलालाबाद। अलाउद्दीन के इन आक्रमणों से संबंधित हम राजस्थान के इतिहास में भी कि राजस्थान और सल्तनत काल इस टॉपिक को हम वहां अच्छे से पढ़ते हैं, तो पूरा वर्णन उस टॉपिक में अच्छे से दिया गया है। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के किस शासक को पागल सुल्तान भी कहा जाता है क्योंकि उसकी योजनाएं सफल नहीं हुई? नाम और कार्यकाल बताइए। तुगलक वंश से संबंधित है मोहम्मद बिन तुगलक, और कार्यकाल 1325 से लेकर 1351 ईस्वी, 1325 से लेकर 1351। और तुगलक को एडवर्ड थॉमस नामक एक इतिहासकार है, एडवर्ड थॉमस ने कहा है कि धनवानों का राजकुमार, धनवानों का राजकुमार भी कहा जाता है एडवर्ड थॉमस के द्वारा। इसके अलावा इतिहासकार अलग अलग नाम या इतिहास में पुकारा जाता है कि पागल बादशाह, पागल बादशाह भी कहा जाता है, विरोधाभासों युक्त सुल्तान, युक्त सुल्तान भी कहा जाता है। तो योजनाओं से संबंधित कि जो जो योजनाएं असफल हुई उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले दोआब में कर वर्दी, ये जो योजना है 1325-26 ईस्वी में दोआब में कर वर्दी, और उसी समय अकाल पड़ जाता है। हालांकि अकाल से निपटने के लिए विशेष प्रावधान भी किए जाते हैं, लेकिन वो असफल हो जाते हैं। अकाल संहिता का निर्माण, फेमिन कोड का निर्माण किया जाता है, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। इसके अलावा
दीवाने अमीर को ही कृषि विभाग की स्थापना, दीवाने अमीर को ही नामक कृषि विभाग की स्थापना की जाती है। दूसरा, देवगिरी को राजधानी बनाना, दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित कर दी जाती है देवगिरी, और इसका नाम रखा जाता है दौलताबाद। ये प्रयोग भी असफल होता है, और ये प्रयोग जो किया जाता है 1327 में, 1327 ईस्वी। इसके अलावा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तीसरा, यदि हम बात करें तो 1329 ईस्वी में जो प्रचलित मुद्रा थी उसे बंद करके तांबे, कांसे से संबंधित, पीतल से संबंधित सिक्के जारी कर दिए गए। तो ये प्रयोग भी असफल होता है। बर्नी नामक एक इतिहासकार है, वो लिखता है कि इस समय प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया। टकसाल बन गया था। और 1332 और 34 में 1332 से लेकर 1334, और कराची अभियान भी 1332 से 1334। ये दोनों भी असफल होते हैं। सबसे पहले किया जाता है कराची अभियान और खुरासान अभियान, ये 1332-34 ये भी असफल होते हैं, और इस तरीके से जितनी भी योजनाएं थी वो असफल हो जाती है। तुगलक वंश के प्रथम 3 शासक महत्वपूर्ण हैं, उनके नाम लिखिए। हम बात करेंगे कि तुगलक वंश के विभिन्न जो शासक हैं उनके बारे में। गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी तुगलक भी कहा जाता है, गयासुद्दीन तुगलक जिसे गाजी तुगलक कहा जाता है, और कार्यकाल है 1320 से लेकर 25 ईस्वी, 1320 से लेकर 1325 ईस्वी। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके बारे में अभी अपने बात की, 1325 से लेकर 51 ईस्वी। और फिरोज तुगलक, महत्वपूर्ण शासक, 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक। फिरोज तुगलक 1351 से लेकर 88 ईस्वी तक। तो व्याख्या में देखते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में इस वंश की स्थापना की, और सिंचाई हेतु नहर निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी किसानों की सहायता के लिए दीवान अमीर को ही, जो हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा इसको, और फिरोज तुगलक ने सिंचित भूमि पर हक सर्ब नामक एक नया जो कर है, सिंचाई भूमि से संबंधित, सिंचाई से संबंधित एक नया कर हक सर्ब लगाया था। और फिरोज तुगलक के द्वारा गुलामों के लिए दीवाने बंदगान नामक एक अलग विभाग की स्थापना। दीवाने बंदगान नामक अलग विभाग की स्थापना की गई थी। तो तुगलक वंश के 3 महत्वपूर्ण शासक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक, जिन्होंने अलग अलग कार्य करवाए थे। तो ये हमारा जो इतिहास खंड 3 वीडियो में हमने देखा कि प्रश्न संख्या 31 से लेकर 45 तक इनकी व्याख्या सहित हमने देखा। धन्यवाद विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।